अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। कराची में बल्दिया टाउन फैक्ट्री साने में 260 अफराद किसी हादसे के बायस जाम बाग नहीं हुए थे। बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत फैक्ट्री को आग लगाई गई। 264 अफराद को जिंदा जला दिया गया क्योंकि फैक्ट्री मालिकान ने MQM को 25 करोड़ रुपए भत्ता देने से इनकार किया। ये तमाम इंकशाफात साने बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट में ही सामने आ चुके थे, लेकिन इंतजार इस बात का था कि इस केस का फैसला भी हो, मुजरिमों को सजा भी हो, इंसाफ होता नजर आए। लेकिन आज 8 साल बाद इस केस का फैसला तो हुआ, लेकिन यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि यह सब कुछ किसके कहने पर करवाया गया, असल मुजरिम कौन था और क्या असल मुजरिम को सजा भी हुई। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस का फैसला सुनाते हुए आज MQM पाकिस्तान के जो साबिका कारकुन थे अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को सजाए मौत दे दी। फैक्ट्री के 4 चौकीदारों को सहूलतकारी का जुर्म जो है वो साबित होने पर उम्र कैद की सजा भी सुनाई, जबकि रहनुमा MQM और इस वक्त के जो सूबाई वजीर थे सनत और तिजारत रऊफ सदीकी समेत 4 मुलजिमान को बरी कर दिया। जिसके बाद सवाल ये उठा कि जिन्होंने आग लगाई उन्हें तो सजा दे दी गई, लेकिन जिन्होंने आग लगवाई उनका नाम कहां है, इस साने का मास्टर माइंड कौन था। यह सारा मामला अब भी एक पुरस्कार तह के नीचे छुपा हुआ है। आपको याद दिलाते चले कि साने के बाद पहले अली एंटरप्राइज के मालिकान के खिलाफ ही FIR दर्ज करवाई गई, लेकिन रवां साल जुलाई में सामने आने वाली JIT रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ था कि यह हादसा नहीं था, बल्कि फैक्ट्री मालिकान की जानिब से भत्ता देने से इनकार पर हमाद सदीकी के हुक्म पर बाकायदा प्लानिंग के साथ केमिकल के जरिए आग लगाई गई। अहम बात यह है कि JIT में इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि MQM की जानिब से उस वक्त की जो MQM थी उन्होंने पहली बार भत्ते का मुतालबा नहीं किया था, बल्कि इससे पहले भी ज़कात, फितराने और पार्टी फंडिंग के नाम पर अक्सर यहां से पैसे लिए जाते थे। आज फैसले के बाद MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि राब्ता कमेटी के रुकन रऊफ सदीकी की बरीयत इस बात को साबित करती है कि साने से MQM का बतौर पार्टी कोई ताल्लुक नहीं था। जिसके बाद सूबाई वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने सवाल उठाया कि यह भी बता दें कि हमाद सदीकी कौन है, भोला और चरिया कौन है, क्या ये MQM के कारकुन नहीं है। याद रहे कि हमाद सदीकी मफरूर हैं, जबकि जिन 2 मुजरिमों को आज सज़ा सुनाई गई उन्हें भी बैरून मुल्क से गिरफ्तार किया गया था। फैसल सब्जवारी की जानिब से सईद गनी साहब को जो है वो जवाब भी दिया गया कि ये तीनों साने के वक्त MQM से वाबस्ता थे। साथ ही साथ सवाल ये किया गया कि सिंध हुकूमत ने इस वाक़े पर 3 JITs क्यों बनाई, पहली 2 JITs क्या कह रही थी और अगर वो गलत थी तो उन पुलिस अफसरान के साथ सूबाई हुकूमत ने क्या किया। अहम सवाल ये भी हैं और इल्ज़ामात भी हैं जो JIT में भी उठाए गए। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश पर एक बड़ा सवालिया निशान बाकी है कि कैसे वाक़े के शवाहिद को महफूज नहीं बनाया गया। इब्तिदा में फैक्ट्री मालिकान पर केस बनाया गया और सबसे बढ़कर इस साने का असल जिम्मेदार कौन है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे मुतासिरीन को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी पर तफसीली बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची के हालात पर गहरी नजर रखने वाले पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी ओवैस तौहीद और मजहर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मजहर साहब, पहले आपसे शुरू करेंगे। 8-9 साल बाद आग लगाने वालों को तो सजा मिल गई, लेकिन आग जिसने लगवाई और लगवाई भी या नहीं, आप चूंकि काफी क्लोजली इस केस को देखते रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई मास्टरमाइंड नहीं था? कैसे देख रहे हैं आज के फैसले को? देखिए, एक तो जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में भी अगर केस इतनी ताख़ीर से डिसाइड हो तो फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सेशन कोर्ट में कितनी देर में फैसले होते हैं। और अभी तो अपील का मरहला शामिल है। अपील में भी आम तौर पे एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो मुकदमात कायम होते हैं, अपील में भी कई साल लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो मुझे इस केस के हवाले से इसकी कभी भी सही तफ्तीश नहीं हुई। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात मौजूद हैं। इसमें पुलिस अफसरान से लेके उस वक्त की सिंध हुकूमत का रोल, उस वक्त की MQM का रोल, ये सब इतने डूबियस जो है वो हैं कि जिस पे आप इससे तसव्वुर कर लें कि 8 साल में तफ्तीश के क्या मराइल हुए। अगर अम्मार सिद्दीकी मास्टरमाइंड था तो अम्मार सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए क्या एफर्ट्स हुए। जिस अंदाज में मालकान, फैक्ट्री के मालकान मुल्क से फरार हुए या मुल्क से निकल गए, उसके पीछे कौन था और उसमें कितने पैसे इन्वॉल्व थे। कुछ पुलिस ऑफिसर तो आजकल मुल्क से बाहर, उन्होंने तो उसके बाद यहाँ नौकरी छोड़ दी, चले गए मुल्क से बाहर। तो ये सारे सवालात हैं। 3 JITs किसी एक केस में बनना
का मतलब ये है कि आप केस को ख़राब कर दिया। अब ये केस जब मैच्योर्ड हुआ तो कहाँ से हुआ? एक एक कुरैशी, मैं उसके फर्स्ट नाम भूल रहा हूँ, फर्स्ट कुरैशी, रिजवान कुरैशी का एक और केस में उसकी जीआईटी में एक जुमला था बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी नहीं, लगाई गई। उसको पिक करके एक जीआईटी बना दी गई, एक और जीआईटी बना दी गई। उसकी भी तफ्तीश आप देख लें। देखिए, जिस मुकदमे में आप 400-500 गवाह रख लें, इसका मतलब यह है कि आप कभी भी 400-500 गवाह जो है ना वो आइडेंटिकल स्टेटमेंट नहीं देते, उससे केस खराब होते हैं। ये केस खराब हुआ है और अभी भी मुझे काफ़ी हद तक शुकूक व शुबात हैं कि ये अपील में जाके कहीं उड़ ना जाए और ये लोग जो जिनको सज़ा हुई है ये भी बरी ना हो जाएं। इसी तरीके से आपने इस केस के उस पहलू को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, उस सिलसिले में कोई तफ्तीश नहीं हुई कि कहीं तो ये कॉन्स्पिरेसी हुई होगी, कहीं तो ये फैसले हुए होंगे। इसके मास्टरमाइंड, ज़ाहिर है उस ज़माने में तंजीमी कमेटी जिस अंदाज में काम करती थी, सेक्टर और यूनिट्स उसके अंडर हुआ करते थे। तंजीमी कमेटी भी खुद फैसले नहीं करती थी, उसको भी ज़ाहिर है कहीं जो है वो डायरेक्शन मिलती थी, ऊपर की लीडरशिप से डायरेक्शन मिलती थी। तो इस एंगल को बिल्कुल नज़रअंदाज करके सिर्फ कन्फाइंड किया गया कि ये चंद लोगों की हद तक ये आग कैसे लगी और इसके पीछे कौन कौन थे, और उन्हीं लोगों को आप सज़ा दे दें। आप जिन 2 लोगों को सज़ा हुई है, ज़ुबैर चरिया और भोला, उसका वो बैकग्राउंड उठा लें और फिर जो 4 चौकीदार जो थे सहूलतकारी में, तो इसका मतलब है बहुत से लोगों को बड़ी खामोशी से जो है या तो बिल्कुल उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, और या ये कि आज आप सवाल करते रहें कि अम्मार सिद्दीकी कहाँ हैं, मास्टरमाइंड किधर हैं। तो जब तक आप मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ेंगे, आप इस केस का फैसला कैसे कर सकते हैं? फैसला कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो यही है। ठीक है। अच्छा मज़ साहब चलते हैं। वैसे तो साहब आपकी क्या इस पर टेक है? आप उस वक्त तो एयर वाइस से मुंसलिक थे और काफ़ी करीब से आपने भी शुरू दिन से इसको देखा है केस को। आज इसका फैसला तो आ गया, लेकिन जिस तरह मज़हर साहब ने कहा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और जो दूसरी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि इन लाइंस पे तो सोचा ही नहीं गया, काम ही नहीं किया गया कि आग लगवाई किसने, मास्टरमाइंड इसका कौन था। आपकी टेक इस पर क्या है? फिर फैसल साहब के पास चलते हैं। आदिल, मैं उस वक्त एयरवाई को हेड कर रहा था, मैंने टीम्स डिप्यूट की हुई थी। एयरवाई का ऑफिस भी जो हेडक्वार्टर्स है वो भी साइट में, और ये साइट और बल्दिया के जो बॉर्डर है उस पर ये फैक्ट्री थी अली इंटरप्राइजेस की। तो मैं उस, आप अभी ये बात कर रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो मैं फुटेजेस नहीं भूल सकता। वो मैं अगले रोज़ जब मैं गया हूँ तो उस वक्त तक आग के शोले थे, जो फुटेजेस आ रही थी आग के शोले और चीखों की आवाज़ें, लोग जिंदा खिड़कियों से लटके हुए थे, छलांगे मार रहे थे, जो फुटेजेस नहीं नशर की गई थी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सफोकेशन इतना था कि एक खातून जो है वो 2 बच्चियों को बाहों में ली हुई थी और उसी के अंदर वो झुलस कर जिंदा जो है वो जला दी गई और उसका कत्ल हुआ। 260, यानी कि रात को 8 साढ़े 8 बजे की बात है ये आदिल, 11 सितंबर की शायद। और उसके बाद डेथ टोल ऐसे बढ़ रही थी बस के 16, 26, अगले रोज़ 250। आप अंदाज़ा लगाएं कि 70-80 लाशें सिविल हॉस्पिटल में, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर 80-90, उसके बाद जिना हॉस्पिटल में। तो उसके अंदर जो रिपोर्टर्स कर रहे थे वो अक्सर जो है वो बेहोश हुए। इतने दर्दनाक और वाक़यात थे और वो लम्हात थे और वो फुटेजेस थी जो मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, उस वक्त भी सबसे बड़ा सवाल यह निशान था कि पानी से आग क्यों नहीं बुझ रही। जो हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे थे, फायर ब्रिगेड के जो शॉट्स भेज रहे थे, वो कह रहे थे कि आग नहीं बुझ रही, इसका मतलब है आग लगाई गई है। वो कौन सा केमिकल है? 2 रोज़ के बाद तो जो है वो फोम वहाँ पे पहुँचा, कोई 24-36 घंटे के बाद फिर वो आग बुझाई गई ना, दीवारें तोड़ी गई। तो इतनी तय दर तय इतनी गफलतें हैं। वो अरशद भाईला, शाहिद भाईला जो दौलत के इस वक्त नशे में दुबई के अंदर है, उन पे कोई ना लेबर लॉज, कोई उनकी खिलाफ वर्जी का कोई कानून बना, ना कोई उनको सज़ा हुई। ये कैसा? ये तो 8 साल के बाद आदिल, 8 साल के बाद
इस सानहे का जो 260 से ज़ायद लोगों को ज़िंदा जला देने के बाद आज जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ ये अधूरा इंसाफ है और इसके अंदर बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं। मैं आपको चले एक स्टेट बताते हैं। मेरी जो बात हुई, सईदा खातून से मेरी बात हुई, राजदा से बात हुई, इंतज़ार मोहम्मद जावेद से बात हुई। ये गरीब पसमानदा इलाकों के हैं, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, गुलशन बहार, जिनके जवान बेटे जवान बच्चियां जो हैं वो इस थाने के अंदर उन्होंने अपनी जानें गंवाई और उनके कत्ल हुए। आप ये देखिए कि रऊफ सिद्दीकी साहब उस वक्त वजीर थे। साइड का एरिया, इंडस्ट्रीज़ का एरिया इनके आता है, इन पे गफलत छोड़ दे। रहमान भोला ने इनके खिलाफ GIT का क्या लगाया क्या नहीं लगाया इल्ज़ाम। रऊफ सिद्दीकी साहब ने कहा कि अनसुनी और सुनी बातों पे किया है और इन पे गफलत तो कम से कम होनी चाहिए थी। जो मालकान हैं उन पे गफलत या लेबर लॉस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, उस पर तो कोई ना कोई फ़ाइन होना चाहिए था, कोई ना कोई सज़ा तो होनी चाहिए थी। फिर आ जाइए MQM का। MQM देखें, उस वक्त राज था भत्ते का, उस वक्त राज था जंगल के कानून का। एक तरफ थी पीपल्स जमीन कमेटी जो लियारी की थी, उसको देख रहे थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, ऊपर थे आसिफ अली जरदारी साहब। एक तरफ था कराची तंजीमी कमेटी जो सेक्टर यूनिट की जो अम्ब्रेला थी। कराची तंजीमी कमेटी को हेड करे थे हमाद सिद्दीकी किनके मुंह बोला बेटे थे? अनीस कायम खानी साहब के जो डिप्टी कन्वीनर थे। अनीस कायम खानी साहब से कौन बराह रास्त रब्ता रखता था? अल्ताफ हुसैन साहब। देखिए शहर की बागदौड़ इन्हीं लोगों के हाथ में थी ना। हमें तो याद है कि जब इंतखाबात के बाद जब राब्ता कमेटी के जो अरकान थे उनकी पिटाई हुई तो हमाद सिद्दीकी ने लाल किला के अंदर किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा। उसके बाद उनको MQM से बरतरफ किया गया और अनीस कायम खानी साहब और दुबई चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे मिसिंग लिंक हमाद सिद्दीकी को फरार है तो क्या मतलब आपको सजा नहीं दी जा सकती? ठीक है। अच्छा, फैसल सब्जवारी साहब ने काफी इंतजार कर लिया, उनके पास जाएंगे। फैसल भाई, आपने आज ट्वीट कर दी और MQM को तो बरी ज़िम्मा करार दी थी और जारी बात है MQM पाकिस्तान तो अभी वजूद में आई है और उस MQM से तो ऐलान ला ताल्लुकी भी कर चुके हैं। लेकिन रऊफ सिद्दीकी साहब अगर बरी होते हैं तो आप कहते हैं कि MQM का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमाद सिद्दीकी को सज़ा होती है, भोला और चरिया को होती है, वो तो MQM का हिस्सा होता है। मतलब जिसको सज़ा हुई उसको आप ऑन नहीं कर रहे, जिसको नहीं हुई तो आप कह रहे हैं कि MQM बरी ज़िम्मा है। देखिए, दो तीन चीजें हैं आदिल भाई। पहली बात तो ये है कि हमाद सिद्दीकी गिरफ्तार हैं या नहीं हैं मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन MQM पाकिस्तान ने कभी भी उनको ना अपना हिस्सा बनाया ना समझा और इस तरह के इल्जामात जितने लोगों पर थे उनमें से कोई भी हमारी सफ़ों में मौजूद नहीं है। पहली बात तो। दूसरी बात यह कि मैं अभी भी इस बात पर कायल हूं कि जो फैक्ट्स हैं, मैंने वो फैक्ट्स बयान किए हैं कि क्यों इतनी मुख्तलिफ GITs। देखें, हम तो आउट ऑफ फेवर चले गए थे ना। सितंबर 2012 का ये सानिया है। फरवरी 2013 में हम सूबाई हुकूमत से निकल चुके थे। मालकान के नाम FIRों से हमने नहीं, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ ने बिजनेस कम्युनिटी की ब्लैकमेलिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसकी वजह से निकलवाए। आप लॉरेन गेयर की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, आप जो FIA की पूरी इन्वेस्टिगेशन थे वो उठाकर देख लीजिए, वो हम तो नहीं कर रहे थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बाद में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई थी 2013 के इंतखाबात के बाद, या जस्टिस अलवी की जो जुडिशल कमीशन था उसको हम तो नहीं कर रहे थे। इन सब के सब लोगों ने और मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस ने क्या करार दिया? ये कान खड़े होने वाली बात तो है कि 2015 में जब MQM के खिलाफ 90 पर बाकायदा छापा मारा गया मार्च में, उससे कुछ हफ्ते पहले रिजवान कुरैशी के एक 2013 के स्टेटमेंट को, जो वो ये कहता है कि मैंने कहीं सुनी है ये वाली बात, उसकी बुनियाद के ऊपर आ गया। अच्छा, मैं चलिए ये मफरूजा मान लेता हूँ कि जो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने तय किया है, हालांकि मुझे कोई सहाफ़ी दोस्त ही बता रहे थे कि 270 सफ़े के इस फैसले में भी जिन लोगों को सजाए मौत लगाई गई है उन्होंने भी मजिस्ट्रेट के सामने अपने उस बयान से इनकार किया है, लेकिन फिर भी ATC का जो स्टाइल होता है हमारे यहाँ के, वो तो जो उनको लाइन दी जाती है उसके ऊपर वो फैसला दे देते हैं। उन्होंने वह फैसला दे दिया। मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने के नाम आए हैं या जिनके नहीं आए, मुझ समेत या कोई और भी, अगर किसी ने ये जुर्म दहशतगर्दी कत्ल किया, यहां भी आप उसको सजा दें, अल्लाह ताला के यहाँ तो मिलेगी भी। मुझे ये लगता है इसका जो दूसरा पहलू है, देखिए इसमें तो कोई इनकार नहीं है कि MQM से वाबस्ता लोगों ने उस जमाने में ये ज्यादती की कि हम तो सिंसेरिटी के साथ गुरबा की मदद के लिए अगर फितरा जमा कर रहे होते थे तो लोगों ने उसको भत्ते की शक्ल दे के भत्ते के तौर के ऊपर भी जमा किया है। मैं मान रहा हूं
और ये जुल्म हमारी सफों में से लोगों ने किया, जिसका भुगतान हमने भुगता है। क्या हमने उस 4 साल में अपनी ये क्लेंजिंग की या नहीं की? मैं समझता हूं कि बिल्कुल की। 1 रुपए का भी कोई ना हमने ना कोई खाल जमा की, ना कोई पत्थर तक मारा शहर में। ये सारे के सारे काम हमने बाय चॉइस छोड़े हैं कि हमें पता है कि इसके नुकसानात हैं। कमिंग बैक टू दैट बल्दिया सानेहा, देखिए हुकूमत का ये काम है, हमारी तहकीकाती इदारों का ये काम है कि बजाय इसके कि उसको कोई सियासी रंग दिया जाता, उन मजलूमों को, लवाहिकीन को वो इंसाफ तो मिलता। सईदा खातून जाकर जर्मनी से $5 मिलियन का मुकदमा जीती हैं, एमक्यूएम के खिलाफ नहीं जीती, भायला ब्रदर्स के खिलाफ जीती हैं। अगर यहाँ पर इंटरनेशनल फॉरेंसिक ऑडिटर्स आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि सारे के सारे गेट्स बाहर से सील किए गए थे पहले से वेल्डिंग करके, वो एमक्यूएम ने नहीं किए थे, वो वहां के मालिकान ने किए थे। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी को तो सूट करता था, अदरवाइज वो साइट में और पूरे जहां पर ये फैक्ट्रीज हैं वहां उनको लेबर लॉस प्रैक्टिस करवाने पड़ेंगे ना। गजब खुदा का 3000 मुलाजमीन में से सिर्फ 200 लोग रजिस्टर्ड हो सोशल सिक्योरिटी में और वेलफेयर में, इसके माने ये है कि मिली भगत है। हमारा ये मानना है कि बदकिस्मती के साथ जो मजहर भाई ने कहा, मैं बिल्कुल इस बात पर कायल हूं, इसको खराब किया गया है, इसमें बहुत सारे अनासिर हैं। मैं इस बात से इनकारी नहीं हूं कि एमक्यूएम से वाबस्ता किसी फर्द ने बजाते खुद या एमक्यूएम के अंदर कायम किसी रैकेट ने या किसी ने किसी लीडरशिप के कहने पर वहां लोगों से एक्सटॉर्शन या भत्ते की डिमांड की हो, मैं इससे इनकारी नहीं हूं। हो सकता है, मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं उन रिपोर्ट्स को भी मानता हूं कि जो पहले 3 JITs में से थी, जो कि जस्टिस अलवी की थी, जो FIA की थी, जो पुलिस की थी, जो और यहाँ का फॉरेंसिक ऑडिट उसको कह चुका था, फॉरेंसिक लैब, कि ये आग लगी है 210 किलोवाट अग्रीड, वहां पर जो लोड था उसकी जगह 318 किलोवाट चल रहा था, और बाद में पंजाब फॉरेंसिक लैब ने उसको कहा कि नहीं जल लगाई गई है। हमारी ख्वाहिश ये है कि अगर ये गफलत है तो भी उसके मुजरिम हैं, और दहशतगर्दी है तो भी उसके मुजरिम हैं, और सारे के सारे मुजरिमों को इस तरह सजा दें कि किसी हाई कोर्ट से या किसी सुप्रीम कोर्ट से बरी ना हो सके। ठीक है मजहर साहब, आपने फैसल सब्जारी साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी। वो मान रहे हैं कि एमक्यूएम की सफ़ों में ऐसे लोग थे, वो मान रहे हैं कि भत्ता भी लिया जाता था, वो ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि इनसे भी भत्ता मांगा गया हो। लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं JITs पे, जो ऑलरेडी आप भी उस पर क्वेश्चन रेज कर चुके हैं, और ब्रेक से बाद मुझे सईद गनी साहब भी ज्वाइन करेंगे। एक क्वेश्चन तो असल में उनसे भी बनता है कि क्या वजह है कि तीसरी एक JIT रिपोर्ट सामने आई, लेकिन मास्टरमाइंड आप फैसल साहब की आपने गुफ्तगू सुन, क्या हम ये समझें कि अभी भी 2 तरह के वो चल रहे हैं कि हो सकता है मास्टरमाइंड ही ना हो, आग खुद ही लगी हो, ये भी अभी भी पॉसिबिलिटी आपको लगती है? देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि केस पहले दिन से खराब हो गया और पहले दिन से खराब कर दिया गया। इस केस को सही मानों में इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं गया, और ये जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है, जब JIT आप बनाते हैं तो आप आधा केस तो वहीं खराब कर देते हैं। अच्छी क्रिमिनल जुडिशियल कमीशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। JIT को भी अब हमने चीज़ों को जल्दी निपटाने के लिए JITs का एक फार्मूला ले आए हैं, वरना चंद साल पहले जो है ये JITs का फार्मूला नहीं हुआ करता था, लेकिन अब है JITs का। उस JIT ने इन्वेस्टिगेट क्या किया? उस JIT की रिपोर्ट्स, तीनों JIT की रिपोर्ट्स आप जमा कर लें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस केस को कभी भी थॉरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। लीपापोती की गई, लोगों को बचाया गया। अच्छा मजहर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? एमक्यूएम तो 2013 में हुकूमत छोड़ के चली गई थी ना। अब पीपल्स पार्टी हुकूमत उस वक्त की सिंध हुकूमत जिम्मेदार है इस हद तक कि वो अपने, देखे ना, 2013 2012 ऑनवर्ड्स आज के दिन तक सिंध में तो उन्हीं की हुकूमत है। तो फिर वो केस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हुआ? उसमें मालकान को जिस अंदाज में निकाला गया है वो बड़ा सवालिया निशान है। और सिर्फ यही नहीं, इस केस के बाद ये तय हुआ था हुकूमती सतह पे कि तमाम साइड फैक्ट्रीज में इस तरह के जो नीचे बेसमेंट में एग्जिट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी वजूहात मालकान ये बताते हैं कि जी यहाँ से चोरी होती है, ये तय हुआ था कि वो नहीं बंद किए जाएंगे। आज भी आप चले जाएं साइट की फैक्ट्रीज में, आपको बिल्कुल उसी अंदाज में गेट्स लॉक मिलेंगे, उसी अंदाज में गेट बंद मिलेंगे।
तो ये सारी चीजें लेबर मिनिस्ट्री पिछले चंद सालों में किसके पास रही है? ये सारी मिनिस्ट्रीज जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस केस को बड़ी जल्द उस लिहाज से सही मानों में अगर तहकीकात होती तो इसका मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाता, मास्टरमाइंड के मास्टर भी पकड़े जाते। ठीक, अगर इसमें ऊपर से डायरेक्शन आई थी, क्योंकि मैं नहीं समझता कि तंजीमी कमेटी के लेवल पे खुद ये फैसला कर लिया गया हो। इतनी बड़ी रकम की अगर बात है कि 25 करोड़ जो है मालकान से मांगे गए और मालकान ने नहीं दिया और उसके बाद ये फैसला हुआ, तो ये जिस तरह की MQM का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है, ये मुमकिन नहीं है कि कोई सेक्टर अपने तय कोई फैसला कर सके, कोई तंजीमी कमेटी अपने तय फैसला कर सके माफ कीजिएगा, ऊपर की लीडरशिप की कंसर्न के बगैर। ठीक, अच्छा, एक्सट्रीम एक्शन अगर हुआ है तो आप ये कह रहे हैं मजहर साहब को इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं किया। ठीक है, टॉप टियर लीडरशिप जरूर, ये मजहर साहब कह रहे हैं। वैसे तो साहब आप एग्री करेंगे मजहर साहब से कि इस किस्म का काम अगर हुआ है तो वो सेक्टर की सतह पर ये डिसीजन नहीं लिया होगा और ये बहुत बड़ा एक इकदाम था। साथ में जिस तरह फैसल साहब ने कहा, क्या आप उनसे एग्री करेंगे कि आज की MQM बरी उस सारी चीज़ों से जो कि 8-9 साल पहले जो हुआ था, और पीपल्स पार्टी पर जो मजहर साहब ने सवालात उठाए, फैसल साहब ने उठाए, उस पर क्या टेक आप? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात कि ये फैसल सजवारी जो कह रहे हैं, जो इस वक्त है वो सियासी काफिला है, और जाहिर बात है कि इसका वो ढांचा जो रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, या वो जो एक आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता था, या जिसको इनके राइवल्स अस्करी विंग कहते थे, वो तो जाहिर बात है कि इज इन डिसअरे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो है वो सियासी काफिला है और ये अपनी एक पॉलिटिकल स्पेस के मुतलाशी हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से भी और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से भी। तो दैट्स अ फैक्ट। लेकिन दूसरी जानिब बात है कि देखें, आपका माजी जो है वो चेजेस यू एंड इट हॉन्ट्स यू, और जिसका इतराफ़ उन्होंने भी किया और हमें भी पता है। माजी भी 80 की दिहाई से कराची शहर में देखा है हमने, और उससे पहले से भी देखा है कि किस तरह जमीयत का वहाँ पे गन्स के ऊपर पॉलिटिक्स थी, फिर किस तरह MQM की थी, किस तरह फिर ANP के भी विंग था वहाँ पे। मकसद ये पीपल्स अमन कमेटी का भी, देखिए एक तो फैक्ट रिमेंस कि ज़ुबैर चरिया जो था वो ऑलरेडी जो जिसका ताल्लुक़ MQM से था, वो इस फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम था, और जिसको उनके मुलाजिम कहते थे कि बहुत ही ताकतवर है, और जो केमिकल्स फेंके गए मुबैना तौर पे या जो आग लगाई गई वो भी उन्हीं के ज़रिए लगाई गई, एक पूरी चेन इन्वॉल्व थी। अब आप देख लीजिए कि एक ही दरवाज़ा जो वहाँ पर सारी कवरेज कर रहे थे, मैं तो अगले रोज़ वहाँ पे गया, जो मेरी टीम के रिपोर्टर्स थे सब ये कह रहे थे कि एक सिर्फ एग्जिट एंट्री के लिए एक मरकज़ी दरवाज़ा वो भी बंद था, सारे एग्जिट एंट्री पॉइंट सारे बंद थे। तीसरी बात ये कि ये तो गफलत हुई, और ये एक ऑर्गेनाइज वे में एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है। ये इन्वेस्टिगेशन सही हुई या नहीं हुई ये एक अलहदा बात है, लेकिन जो फैक्ट जो है वो ये कि 260 से ज़्यादा लोग जिंदा जला दिए गए उस शहर कराची के अंदर, एक विद एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। दूसरी बात ये कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत, और उनके साथ कोलिशन पार्टनर्स थे MQM, तो यही जिम्मेदार होंगे। और जाहिर बात है कि रहमान बोला, ज़ुबैर चरिया, ये इनकी सफ़ों के लोग थे। इसी तरह हमाद सिद्दीकी का सबको पता है कि कराची तंजीम कमेटी जो है वो कितनी पावरफुल थी, और उसको कहाँ से हुक्म मिलता था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अल्ताफ़ हुसैन साहब, फिर डिप्टी कन्वीनर उस वक्त के अनीस कायम खानी साहब, और उनके मुँह बोला बेटा हमाद सिद्दीकी। इस पहले उसके अंदर पूछगछ अनीस कायम खानी साहब से भी, उनके फिर नाम क्लियर हुआ, उनकी रेंजर्स के अंदर एक पूरी क्वेश्चनिंग हुई, और उस पर MQM वालों को बहुत सारे सवालिया निशान है कि जी उनका नाम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था वो, लेकिन उनका नाम क्लियर हो गया। हमाद सिद्दीकी कहाँ पर है? आसमान खा गई, ज़मीन निकल गई, क्या हुआ क्या है? हमाद सिद्दीकी तो आए ना, मरकजी मुलजिम जब आप उसे करार दे रहे हैं तो वो कटहरे में होना चाहिए। और कुछ इत्तलात इस तरह की भी माजी में रही हैं चाहे कि वो कहीं ना कहीं हिरासत में है,
ये एक अलग बात है। आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट एंड वी डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन दिस फोरम, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये अधूरा इंसाफ है और इसको मुकम्मल इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जब मालकान भी इंसाफ के कटहरे में आएंगे, जब हमाद सिद्दीकी भी आएगा, जब MKM की लीडरशिप जो उस वक्त की लीडरशिप थी वो भी अकाउंटेबल होगी। सर रऊफ सिद्दीकी साहब पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बरी किया है, लेकिन उस पर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो मैं समझता हूँ कि 260 ख़ानदान, हज़ारों मुतासरीन लोग जो हैं वो पसमानदा इलाकों में, MKM के वोट बैंक के इलाकों में, वो इस वक्त वो भी इंसाफ के मुतलाशी है। मेरी अब से 4-5 घंटे पहले काफ़ी मुतासरीन से बात हुई है। मैं समझता हूँ कि ये अधूरा इंसाफ है, अधूरा इंसाफ है। फैसल सफवारी साहब, वन लाइनर टाइम, बिल्कुल मेरे पास 1 ही मिनट रह गया है कि 260 लोग, जिस तरह उवैस तौहीद ने कहा कि उनको जिस तरह से जलाया गया, बिल्कुल गैर इंसानी तरीका जो जिस तरह से, और उन्होंने जो मनाजिर बयान किए तो आज भी वो होलनाक मनाजिर की वजह से काम जाता है बंदा। वन लाइनर, अब जो कुछ हो गया वो हो गया है, इंसाफ कैसे मुहैया किया जाए? MQM जिम्मेदार है नहीं है, पीपल्स पार्टी है नहीं है, इंसाफ का पर मबनी फैसला आया नहीं आया, वे फॉरवर्ड। देखिए, मैं पहले एक दफा फिर कैटेगोरिकली बयान कर दूं, MKM पाकिस्तान की सफों में भी अगर कोई ये समझता है, अभी तो हाई कोर्ट में जाएगा ना केस, मजीद उसमें चालान में ऐड कर दें और हमें बताएं कि हमें अकाउंटेबल ठहराएं अगर कोई इस तरह की चीज है। वे फॉरवर्ड क्या है? आपके यहाँ सिस्टम्स ही नहीं है, JIT एडमिसिबल नहीं है अदालतों में, आपके यहाँ लेबर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारी की सारी मिनिस्ट्रीज मौजूद है ना, कंटिन्यूअस एक गवर्नमेंट है 12-13 साल से। उन्होंने कौन से रिफॉर्म कर लिए, कौन से मालिकान को आपने पाबंद कर दिया? फैसल साहब, ये पीपल्स पार्टी से जवाब बनता है, लेकिन आपके आंसर का टेक अवे मेरा ये है कि MQM पाकिस्तान मुकम्मल अकाउंटेबिलिटी के लिए अभी भी तैयार है। मजहर अब्बास साहब, देखिए, अभी आपने कहा वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड जाहिर है शॉर्ट फॉर्म कानून की हुक्मरानी। देखिए, उसी दौरान 19 सालों में कराची की तारीख का सबसे बड़ा असले का जखीरा पकड़ा गया था अजीजाबाद से, और ये क्लेम किया गया था कि इतनी बड़ी तादाद में असला कभी भी रिकवर्ड नहीं हुआ पूरे कराची की तारीख में। वो दिन है और आज का दिन है, उस केस की FIR तक मौजूद नहीं है। ठीक, ये मालूम किया जाए कि वो क्या हुआ, वो क्या ड्रामा था, किस वजह से वो केस बना था, किस वजह से वो केस क्लोज हुआ। वो हजारों की तादाद में जो असला, बिल्कुल ब्रांड न्यू असला रिकवर्ड हुआ था, वो असला कहाँ गया? तो जब तक आप पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से आप कानून की हुक्मरानी किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ रखेंगे, तो इस मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो। ठीक है, उवैस तौहीद साहब, बिल्कुल 20 सेकंड रह गए मेरे पास, प्लीज अगर आप उसको सम अप कर दें और वे फॉरवर्ड प्लीज। माशरे में कमज़ोर और मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकतवर को शिकंजों में आना चाहिए, चाहे वो इस फैक्ट्री के मालकान हो, चाहे वो इसके माजी के हुक्मरान हो, चाहे मौजूदा हुक्मरान हो। यही एक बदकिस्मती है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कि सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती नहीं है, वो होनी चाहिए। उवैस तौहीद साहब, मजहर अब्बास साहब, फैसल सफवारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पैनलिस्ट ने हमारे 2 बड़े सीनियर सहाफ़ी, कराची के हालात पर गहरी नज़र रखने वाले, और फिर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फैसल सफवारी साहब, कुछ सवालात उठाए पीपल्स पार्टी की इस बारे में जो भी कारकर्दगी रही है और लेबर मिनिस्ट्री की जो रही है। सईद गनी साहब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, उनके सामने ये सारे सवालात रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले फैसल सफवारी साहब से बात हो रही थी, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा बल्दिया टाउन आने पे बात हो रही थी, और 2 सीनियर सहाफ़ी जो कराची की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, हमारे साथ मजहर अब्बास साहब और उसके अलावा उवैस तौहीद साहब भी मौजूद थे। उन्होंने 2-3 एतराज़ात उठाए, जिस पर सईद गनी साहब जो कि सिंध की काबीना में लेबर मिनिस्टर भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। एक तो सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 2-3 एतराज़ात उठे। एक तो फैसल सफवारी साहब ने यह
कहा कि इस फैक्ट्री के मालिकान को भगाने का जो हुक्म था वो राजा परवेज अशर साहब उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी के कहने पर दिया था। दूसरा एतराज़ जो मज़र साहब भी ये समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस ठीक नहीं हुई और गवर्नमेंट जो है वो तो पीपल्स पार्टी की है वहाँ पर, तो इस साने की तहकीकात ठीक तरीके से नहीं हुई, फिर 3 JRT सामने आई। और तीसरा बड़ा एतराज़ इस पर यह है कि आप लेबर मिनिस्टर हैं तो जिस तरह ये साने हुआ फायर एग्जिट कोई नहीं थी। आज भी कराची में सैकड़ों इमारतें ऐसे हैं जिनमें फायर एग्जिट अगर मौजूद भी है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया। अदल देखें, एक तो थोड़ा सा आप सूरत हाल को समझने की कोशिश करें कि MQM ने जब 2013 में हुकूमत छोड़ भी दी तब भी जब तक वो अगस्त 2016 वाला वाकया नहीं हुआ, MQM का कराची के ऊपर उसी किस्म का धौंस और जो बदमाशी थी वो बिल्कुल कंट्रोल में थी और हर चीज़ उनके कहने पर उनके इशारों में चलती थी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हुकूमत से निकलने के बाद ख़त्म हो गया था उनका कंट्रोल, तो ये गलत है। जहाँ तक राजा परवेज अशर साहब के अहकाम और बाहर जाने की, ये बड़ी अजीब सी वैसे मंतक है जिसने भी दी है। ये वाकया MQM ने करवाया, इसके पीछे MQM की तंजीमी कमेटी का सरबराह था, इसके पीछे MQM के सेक्टर इंचार्ज था, इसके पीछे MQM के दीगर ओहदेदारान थे और उस आदमी को भगा दिया परवेज अशर साहब ने। असल हुआ ये था कि उस बिल्डर जो मालिक था अली इंटरप्राइजेस का, उसके ऊपर बेपनाह दबाव था और जो रऊफ सिद्दीकी साहब का नाम आया है वो इसलिए आया है, वो आग लगाने में नहीं थे, लगवाने वालों में नहीं थे। उनका नाम इसलिए आया कि उनके जरिए बाद में दबाव डालकर उसके खिलाफ FIR काटी गई और उसी की फैक्ट्री को सील करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिम्मेदार उसको करार दे दिया गया मालिक को। तो इस हालात में वो मुल्क से भाग गया इसलिए कि उसे डर था कि MQM उसके साथ पता नहीं है क्या करेगी। वो यहाँ होता था शहर में, सबको पता है। अब वो भी पीपल्स पार्टी के खाते में डाल रहे कि हमने भगा दिया। पीपल्स पार्टी ने इस वाकये की अदालती तहकीकात करवाई। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि जो लवाहिकीन है उनकी कोई माली इमदाद भी की जाए। अब जाहिर है कि बहुत बड़ा वाकया था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और मैं नहीं समझता कि MQM को हमारी इत्तेहादी होने की बिना पर पीपल्स पार्टी इतना बड़ा गुनाह अपने सर पे ले लेगी कि 260 आदमी मारे गए और पीपल्स पार्टी उसके पीछे उनकी सपोर्ट करना शुरू कर दे। ये बिल्कुल सरियन गलत बात है। दूसरी बात यह है कि अगर MQM के नेटवर्क को कोई आदमी समझता है कि किस तरह वो काम करते हैं, तो एक तो MQM के ये पॉलिटिकल फेसेस होते हैं ना, MNAs होते हैं, MPs होते हैं, वज़रा होते हैं, एक इनकी तंजीम होती है और जिस तंजीमी कमेटी का सरबराह हमाद था और इनके जो सेक्टर इंचार्ज और यूनिट इंचार्ज हैं उसके जरिए ये पूरे शहर को कंट्रोल करते थे, ये भी सबको पता है। अब अगर एक सेक्टर इंचार्ज एक तंजीमी कमेटी का सरबराह उस वक्त पैसे मांग रहा हो मालिक से, ये तो अब ढकी छुपी बात नहीं हो, मालिक भी अपने स्टेटमेंट में कह चुके हैं, इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, वो पैसे मांग रहा हो, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि MQM उससे अलग थी? MQM उससे अलग हो नहीं सकती थी। MQM का जो कंट्रोल था, जो निजाम था, उसमें ये मुमकिन नहीं था कि उन हालात में कोई शख्स इतनी बड़ी कार्रवाई अपने तौर पर डालने की कोशिश करे। तो इस वाकये की सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी MQM के ऊपर आयद होती है। जहां तक आपने कहा कि फैक्ट्री के अंदर इंतजामात नहीं थे, इस किस्म की कोई कमी, देखिए मुमकिन है इस किस्म की कोई चीज रह गई हो, लेकिन इस वाकये में जो चीजें सामने आई हैं उसमें यह है कि उस फैक्ट्री के तमाम दरवाजे बंद किए गए ताकि लोग बाहर ना निकले आग लगाने से पहले, और ये शवाहिद इसके सामने आ गए ना। इसीलिए जो 4 और अफराद हैं जिनको सजाएं दी गई हैं उनके ऊपर इल्जाम ये कि उन्होंने मिली भगत से इन लोगों के जिन्होंने आग लगाई उनसे मिली भगत की और ये दरवाजे वगैरह सारे बंद कर दिए ताकि लोग बाहर न निकल सके। बाकी जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान की तरह कराची शहर में भी जो फैक्ट्रियां हैं जो बहुत बड़ी तादाद में है वहां पर इशूज हैं, लेकिन हमारा एक सिस्टम है, हम उनको चेक करते रहते हैं। लेकिन जाहिर है कि जितनी बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज यहाँ मौजूद हैं, ये तो मुमकिन नहीं है कि रोजाना जाकर हर फैक्ट्री को चेक किया जाए। हम कानून के मुताबिक कोशिश कर रहे होते, हमने नई लेजिस्लेशन भी की है इस हवाले से और हमारी कोशिश। सईद गनी साहब देखिए, वो चेक आपने जाती तौर पर तो नहीं करना, इंस्पेक्शन टीमें होती हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की अपनी टीमें होती हैं, बिल्डिंग कंट्रोल की अपनी टीमें होती हैं, तो कम से कम ये तो इंश्योर करवाया जा सकता है कि फायर एग्जिट्स मौजूद हैं और वो इन प्लेस हैं, वो इस्तेमाल भी हो रही हैं, क्योंकि साने को हुए तो 8-9 जी। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए बात ये है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैंने नहीं करना होता, टीम्स होती हैं, इसके इंस्पेक्टर्स होते हैं जो करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून हमने बनाया हुआ है। इस वक्त भी हमारे पास इंस्पेक्टर्स की तादाद इतनी नहीं है कि वो रोजाना हर फैक्ट्री को जाकर चेक करें। एक वक्त होता है, उस वक्त क्या एक अरसा होता है, उस अरसे के बाद उनको जाके उसकी चेक करना होता है और वो चेक करते हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारे मुल्क का निज़ाम है उसमें बिल्कुल लीकेजेस हैं, निज़ाम में खराबियां हैं, उसकी वजह से कहीं कहीं कोताही रह जाती होगी। लेकिन अमूमी तौर पर जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिनके पास कोई जो इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी एक्सपोर्ट करते हैं बहुत बड़ी तादाद में,
उनके साथ मजबूरियां होती हैं, वो ठीक रखते हैं चीज़ों को, इसलिए कि उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं अगर वो जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपने एक्सपोर्टर की वो पूरी ना करें। अच्छा सईद गनी साहब, थोड़ी सी सियासत की बात कर लेते हैं। जब से एपीसी हुई है, सिंध जो है वो अंडर डिस्कशन है फॉर अ वेरी डिफरेंट रीज़न। और बताया ये जाता है कि इज्तिमाई इस्तीफ़ों की जब मौलाना फजल रहमान ने बात की और नवाज शरीफ साहब ने पार्शली उसकी तायद भी की, लेकिन पीपल्स पार्टी इसलिए इस्तीफ़े नहीं देने चाह रही क्योंकि सिंध में अब आपकी गवर्नमेंट है। अब ना तो नून लीग की कहीं पे स्टेक्स हैं, गवर्नमेंट है, ना मौलाना साहब के हैं। तो ज़ाहिर बात है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो भी होता है शायद यही फैसला करता। लेकिन अगर बात अपोजिशन ये डिसाइड कर ले कि अब पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत जो है वो छोड़नी है, इज्तिमाई इस्तीफे देने हैं, सिंध हुकूमत तैयार है इसके लिए मेंटली कि किसी भी वक्त ये फैसला हो सकता है? शायद पहली बात तो ये कि ये फैसला सिंध हुकूमत नहीं करेगी, ये फैसला जो है वो पार्टी करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी चीज़ पर इत्तेफाक हो गया कि हमने इस्तीफे देने हैं और पीपल्स पार्टी ने, मुझे नहीं पता, मैं चूंकि उस एपीसी में नहीं था, तो जो चीज़ें बाहर आ रही थी टीवी पे अखबार में वो तो मुझे पता है, लेकिन अंदर क्या डिस्कशन हुआ उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अगर वहाँ फैसला ये हुआ है कि जी इस्तीफे देने की नौबत आई तो दे देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो सिर्फ सिंध हुकूमत को बचाने के लिए इतने बड़े इत्तेहाद को या इतने बड़े कॉज को जो है वो नुकसान में नहीं डालेगी। रीजंस हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन अगर पार्टी ले लेगी तो मैं आपको बता रहा हूँ बतौर वजीर मुझे इस्तीफा देने में शायद 1 सेकंड नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, उसके बाद ये भी खदशात ये जाहिर किए गए कि अपोजिशन की शेख रशीद साहब तो बार बार कह रहे हैं कि झाड़ू फिरने वाला है, और आज मौलाना साहब को नैब से भी नोटिस मिल गए हैं, और खदशा ये भी जाहिर किया जाता है मरियम नवाज साहब भी शायद अरेस्ट हो जाएंगी। जरदारी साहब पे भी काफ़ी मुकदमात हैं और तहकीकात बिलावल साहब से भी हुई हैं। आप लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिरफ्तारियाँ? देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे उस मौक़िफ़ को सपोर्ट करती हैं जो हम कहते हैं कि नैब जो है वो आला कार है। नैब इस्तेमाल होता है अपोजिशन के ख़िलाफ़, और हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए इस पूरे इदारे का इसकी साख का जुलूस और जनाजा निकाल दिया है इस हुकूमत ने। अब अगर एक दिन एपीसी होती है, उसके 3 दिन के बाद मौलाना साहब को आ जाता है, आप खुद बता रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने कहा कि सब पे झाड़ू फिरने वाली है। अगर एहतिसाब के नाम पर इंतकामी होना है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ अपोजिशन ने फैसले किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं। अच्छा। इसलिए कि इस तरह से कोई निज़ाम चल नहीं सकता है। अगर आप इस डर से कि कल मुझे नैब पकड़ लेगी, परसों किसी और को पकड़ लेगी, अगले दिन किसी और को पकड़ लेगी, तो हम चुप करके बैठ जाएं, हम ज़बान बंद कर लें, और जो कुछ इस मुल्क में लाकानूनियत हो रही है, जो इस मुल्क में आइन की खिलाफवर्जी हो रही है, उस पर चुप हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने जो हमारा हलफ है मुझसे इनराफ करेंगे। हमारी जो बुनियादी जिम्मेदारी है बतौर पोलिटिकल वर्कर, हम उसे इनराफ करेंगे। हमें इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ, इस हुकूमत की बदमाशी के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए, कतई नज़र इसके कि हमें क्या कुर्बानी देनी पड़ती है। सईद गनी साहब, कोरोना पे बात करेंगे। 15 सितंबर से स्कूल्स वगैरह खुले और स्पाइक्स भी हमने पार्शली भी देखे, सिंध में थोड़ा सा भी आया और बाकी भी कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आई, ऑल्दो एक आध सूबे में थोड़े से हालात बेहतर हैं। क्या सिचुएशन है अब वहाँ पर? और थोड़ा सा ये वैक्सीन के ट्रायल के हवाले से भी बताएगा। मरकज़ ने तो आज उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी, सिंध में भी क्या कोई प्लान है, कोई वफाक से इस किस्म के राब्ते वगैरह हुए कि वहाँ पर भी वैक्सीन के ट्रायल वगैरह शुरू की जाए? देखिए, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन वैक्सीन जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रोविंशियल डोमेन में आता है। हाँ। ये फेडरल गवर्नमेंट ही कर रही है, मुझे नहीं पता किस स्टेज पे, अल्लाह करे। अगर हमारे मुल्क में भी इस पर काम हो रहा है चाइना के ताउन से तो बहुत अच्छी बात है। जितना जल्दी वैक्सीन आ जाएगी इतनी जल्दी इस पूरी दुनिया की इस मुसीबत से जान छूटेगी। जहाँ तक आपने केसेस की बात की, केसेस बिल्कुल थोड़े बहुत बड़े ज़रूर हैं, लेकिन अब भी शायद चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमें जो ख़दशा है कि जितना ज़्यादा हम लोगों को अलाउ करेंगे कि वो आपस में मिलें, ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो स्कूल्स हमने खोले हैं, यूनिवर्सिटीज़ हमने खोली हैं, कॉलेजेस हमने खोले हैं और मज़ीद आगे जाकर खुलने हैं, तो इससे कोई करोड़ों बच्चों को हम ये मौका दे रहे हैं कि वो आपस में इंटरेक्ट करें और एक दूसरे से मिलें। तो ये सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी हौसला अफजा तो नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह करे कि ये चीज़ें इस तरह से ना हो। बाकी 15 से हमने भी खोली, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, हमारे यहाँ कॉलेजेस खुल गए हैं, हमारे यहाँ 10वीं और 9वीं जमात की क्लासेस हो रही हैं। और हमने सिर्फ वो जो फेज़ 2 था उसको 1 हफ्ता ताख़ीर से खोलने का ऐलान किया, फैसला किया। और उसकी वजह है
वजह यह है कि जब शुरू में ये 3 फेजेस बताए गए तो उसकी वजह भी यही थी कि चूंकि एक बिल्कुल ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर में ये स्कूल दोबारा रीओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो शायद हम इस अंदाज में SOPs को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, लिहाजा हम बड़ी क्लासेस से शुरू करें, हम देखें कि SOPs पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हम करवा सकते हैं। जब हमने स्कूल खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए, तो मैं खुद रोजाना जाता हूं, आज 8वां दिन है गालिबन, और तवातुर के साथ मैंने 8 दिनों में 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैंने किए हैं कवर। तो जो हमने देखा कि जिन स्कूल्स में सिर्फ 2 क्लासें हो रही हैं, अगर वहां भी 100% इत्मीनान बख्श SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो अगर आप उसमें मजीद 3 क्लासें खोल लेंगे और एक हफ्ते बाद मजीद 5 या 12 क्लासें वहां खोल लेंगे, तो 100% स्ट्रेंथ के साथ बच्चे जाएंगे, तो इस बात का 100% इम्कान है कि वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने थे। ठीक, हम ये समझते हैं कि अगर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं थी तो हमें फर्दर टाइम देना चाहिए था उनको, ताकि वो इंतजाम अपने ठीक करें और उसके बाद मजीद बच्चे उन स्कूलों में जाएं। तो बेसिकली इसके पीछे कोई जिद नहीं थी, कोई एक बगैर सोचा समझा ऐलान नहीं था, एक रैशनल के तहत, बिल्कुल रैशनल के तहत डिसीजन हुआ। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद कोरोना पर ही और स्कूल्स पर ही तफसीली बात करेंगे। ब्रेक के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात कामरान बंगश हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से मुल्क भर में कल से कोरोना के बायस अब तक बंद तालीमी सरगर्मियों के अगले फेज को खोलने की इजाजत देने के बड़े फैसले के बाद 6ठी से 8वीं जमात का बाकायदा आगाज होने वाला है। लेकिन जहां पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कल से 6ठी से 8वीं जमात के तलबा क्लासेस का आगाज करेंगे, वहीं सिंध हुकूमत ने इस फैसले को फिलहाल मौखिर करने का फैसला किया, जिसका जवाब जो है वो अब तक स्कूल्स में SOPs पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर ना होना। और आपने ब्रेक से पहले सईद गनी साहब की तफसीली गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने कहा इस मुनासिब यह समझा गया कि बच्चों की सेहत पर कोई समझौता ना किया जाए। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बच्चों का मजीद वक्त ज़ाया नहीं किया जा सकता और अगर हालात बेहतर रहे तो जल्द प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। अब हुकूमत का यह भी दावा है कि अगर किसी भी स्कूल में एक भी केस सामने आया या SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ तो उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब सवाल ये उठ रहा है कि हुकूमत खुद एक तरफ ये कह रही है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, आज सरकारी दफातर में नए SOPs का ऐलान किया गया, लेकिन साथ ही साथ स्कूल्स खोलते वक्त SOPs का सारा दारोमदार स्कूल्स की इंतजामिया और बच्चों के ऊपर छोड़ दिया गया। क्या यह फैसला करने में मजीद कुछ हफ्ते 2 हफ्ते ले लेने चाहिए थे, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने आज फैसला किया? अगर मुल्क भर में केसेस की तादाद देखें तो गुज़श्ता एक हफ्ते में नए केसेस की तादाद कमो बेश एक सतह पर है, जो खुशाइन बात है। टेस्टिंग में रिकॉर्ड इजाफे के बावजूद नए केसेस की रफ्तार में कोई वाज़ह इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन एहतियात बाहर तौर जो है वो बेहतर हिकमत अमली है। ये बात भी अहम है कि आज पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल का आगाज कर दिया गया है। चीन की तैयार करदा इस वैक्सीन के ट्रायल फेज में 8 से 10,000 पाकिस्तानी अफराद हिस्सा लेंगे और नताइज सामने आने में 4 से 6 माह का वक्त लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मखसूसी बराए सर डॉक्टर फैसल के मुताबिक अगर इस वैक्सीन के ट्रायल के मज़बूत नताइज सामने आए तो पाकिस्तान में इस वैक्सीन का आम इस्तेमाल किया जाएगा। अहम खबर है जो कोरोना के खिलाफ हतमी इलाज मुमकिन बना सकती है, इसमें काफ़ी देर भी लग सकती है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात जनाब कामरान बंगश साहब मौजूद हैं। बंगश साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में क्या सिचुएशन है? कल जो नए एक फेज़ का आगाज़ होना है जिसमें कुछ और क्लासेस पूरे मुल्क में खोलनी है, सिंध हुकूमत ने फ़िलहाल उस जो वो डिसीजन था उसको डिले कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है? क्या आपका वो डिसीजन अभी है? मज़ीद स्कूल जो हैं वो कल खुल रहे हैं वहाँ पर? देखें जी, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो NCOC के जो फैसले हैं उन पर काफ़ी सर हासिल गुफ्तगू होती है, डिबेट होती है हर इशू के ऊपर। तो खैबर पख्तूनख्वा में जैसे हमने कंप्लाइंस शो की स्मार्ट लॉकडाउन में, और फिर हम माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजी के ऊपर भी हम मोर देन 80% जो हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई होते थे, मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वज़ीर आला महमूद खान की लीडरशिप में इदारे जो है बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा कि कुछ स्कूल्स में SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो फौरन उनको बंद कर दिया गया। तो जी, तो खैबर पख्तूनख्वा में हमारा जो सेटअप है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखें, लीडरशिप को
सख्त फैसले करने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा कमरान बंगे साहब, जिन स्कूल्स को बंद किया गया अब उनका क्या स्टेटस है? क्या उन्हें दोबारा अब जी क्या उन्हें दोबारा खोल दिया गया? और दूसरा, किस तरह इंश्योर आप कर रहे हैं, क्या कोई इंस्पेक्शन टीम्स वगैरह हैं जो स्कूल्स जाके विजिट्स वगैरह करती हैं कि एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जाए? और अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद ना हो तो जिस तरह आपने स्कूल बंद कर दिए, इस तरह कोई टीमें वगैरह भी बनेंगी? देखें, एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि फुली इन सारी जो स्कूल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज बनाई गई हैं। तो ये सारे मेजर्स ले लिए गए स्कूल्स में। बाकायदा तौर पर जो है स्कूल की ओपनिंग से पहले वो एसओपी जो प्री स्कूल ओपनिंग थी या ड्यूरिंग द स्कूल भी रैंडम विजिट्स हो रहे हैं। तो हमारी तो मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल टियर्स हैं। आज मिनिस्टर साहब ने खुद विजिट किए हैं, जो न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर हैं हमारे एजुकेशन के, उन्होंने खुद स्कूल्स का विजिट किया है। और इस तरह की जो लोकल लीडरशिप है वो भी, उनको भी इंगेज रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, जैसे आपने फरमाया, खासा स्पाइक की सिचुएशन आती है तो इस डिसीजन को रिव्यू किया जा सकता है। फिलहाल जो 8वीं से 10वीं तक जो स्कूल्स हमारे खुले रहे उसमें एज सच कोई बड़ा इशू रिपोर्ट नहीं हुआ। तो उस वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 5वीं से 8वीं तक कल से जो खोल रहे हैं स्कूल, उसमें भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा बंगे साहब, अब तो 5वीं से 8वीं भी वहाँ पे एज थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर 5वीं से थोड़ा सा आप अगर नर्सरी से 5वीं तक आएँ तो वो डिसीजन लेते हुए तो जारी बात है काफ़ी एहतियात, क्योंकि बच्चों की एजेस और वो होती हैं, और फिर स्कूल्स में तो पॉपुलेशन भी वही हो जाएगी। और सईद गनी साहब का आर्ग्यूमेंट भी यही था कि जितनी तादाद ज़्यादा होगी, एसओपीज जारी बात है उस तरह से फॉलो नहीं हो रहे, तो जितनी तादाद ज़्यादा होगी उतना ख़तरा ज़्यादा है इन्फेक्ट होने का बच्चों का। देखिए, इस लेवल तक तो उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ सईद गनी साहब की बात के साथ कि बच्चों की एजेस कम है और इतनी सेंसिटिविटी आ जाती है। तो आप फिर ये भी जहन में रख लें कि हर लेवल से वक्त आ गया कि हम बोल्ड फैसले करें, और ये अच्छा फैसला है इंशाल्लाह। जैसे हमारे पिछले फैसले जो है वो बड़े सक्सेसफुल रहे, जो स्मार्ट लॉकडाउन के, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के, जो फेज वाइज खुलना बाजारों का, मार्केट्स का, इकोनॉमिक वो साइकिल जारी रखना, तो ये स्कूल्स का भी ये फैसला इंशाल्लाह बेहतर होगा। लीडरशिप जो है वो इन सारी चीज़ों को देख के फैसले करती है। एनसीओसी में फैसला ये रहा है मेजॉरिटी का, तो मेरे ख्याल से सिंध भी बहुत जल्द जो है वो एनसीओसी की जो। ठीक है। अच्छा कमरान बंगे साहब, जाते हुए आपसे पूछेंगे कि कुछ एक हफ्ता पहले एक वाकया हुआ बीआरटी का, जिसमें उससे पहले भी वो हुआ था, 3-4 बसेस को अब तक आग लग चुकी है, फिर उसकी तहकीकात होनी थी। फिलहाल आर्जी तौर पर बीआरटी जो है वो मुअत्तल है, तो वो तहकीकात क्या मुकम्मल हुई, कुछ सामने आया, और कब तक बीआरटी की रीओपनिंग एक्सपेक्टेड है? जब तक सारी गाड़ियों की जितनी भी फ्लीट है उनकी क्लियरेंस नहीं आती तो हम उसको फ्लीट को दोबारा ओपन नहीं कर सकते। बट ये है कि हमें ये अश्योरेंस दी जा रही है कि सर्विस जो है वो बहुत जल्दी रिज्यूम हो जाएगी। ठीक है। और अभी तक तहकीकात बंगा साहब नहीं कंप्लीट हुई, मतलब उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा? देखें, अभी तक जो मैन्युफैक्चरर की टीम है या जो खैबर पख्तूनख्वा की ट्रांस पेशावर की टीम है, वो अभी तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंची कि ये इशू कहां से। चले कमरान बंगश साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कुछ लाइन उनकी टेक्निकली नाज़रीन को ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अच्छा है कि बीआरटी पर उनका एक आंसर आ गया, और फिर कोरोना पे उन्होंने जिस तरह से तफसीली बात की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।